तो प्रदेश को बहुत सी सौगातें दी गई हैं और चलिए सीधे रुख करते हैं कार्यक्रम का। इस वक्त संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। यहाँ उपस्थित चीफ सेक्रेटरी नरेंद्र आर्य जी, डीजीपी लाता साहब, बीबी गुप्ता जी, चीफ कमिश्नर, प्रवीण मायराम जी, गोविंद शर्मा जी, एडवाइजर टू सीएम, और आज ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में हो रहा है, तो तमाम उपस्थित हमारे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वीसी से, अधिकारीगण, मीडिया के साथीगण, प्रदेशवासियों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, हमारी सरकार को 2 वर्ष पूरे हुए कल 17 तारीख को शपथ ली। और ये परंपरा बनी हुई है कि जब 1 वर्ष पूरा हो तब हम लोग बैठ के उसको किस प्रकार उसको सेलिब्रेट कह दीजिए, या मेरे हिसाब से लेखा जोखा क्या है 1 साल का, जनता के सामने रखें कैसे, उस परंपरा का निर्वहन करते हुए ये प्रोग्राम आयोजित किया गया। क्योंकि कोविड-19 का जो महामारी है भयंकर, जिसके बारे में मेरे पूर्व वक्ता रघु शर्मा जी ने, अन्य साथियों ने आपको बताया, उसका मुकाबला करने में आप सबके सहयोग से, प्रदेशवासियों के सहयोग से, तमाम राजनीतिक पार्टियों के सहयोग से, धर्मगुरुओं के सहयोग से, एक्टिविस्ट के सहयोग से, सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से, हर प्रदेशवासी ने भूमिका अदा करी। जब लॉकडाउन हुआ तब कोई भूखा नहीं सोए, राजस्थान सतर्क है, उसी हिसाब से काम किया गया। और जो हेल्थ वॉरियर्स थे उन्होंने बेमिसाल काम किया, सबने अपनी जान जोखिम में डाल करके सेवा का काम किया, इसलिए उस पर तो जितना कहे उतना कम है। पर इंफ्रास्ट्रक्चर शानदार बना, आपने देखा अभी कि शुरू में राजस्थान ने इस चुनौती को अवसर में बदलने के लिए काम किया कि कैसे हम लोग आने वाले वक्त में भी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत काम आएगा। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि 22 साल पहले जब आपके आशीर्वाद से, मुझे प्रदेशवासियों के आशीर्वाद से मुझे पहली बार मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला, तो हमने एक नई शुरुआत करी थी कि जो वादे हम करते जनता से चुनाव में मैनिफेस्टो के माध्यम से, और चुनाव जीतने के बाद में वो वादे भूल जाते हैं और जनता को भी याद नहीं रहता है। तो हम लोगों ने तय किया कि हम जो घोषणा पत्र है उसको हम लोग सरकार बनती पहली कैबिनेट मीटिंग में रखेंगे और उसमें एक प्रस्ताव पास करेंगे कि ये हमारी कार्य योजना का अंग होगा। ये निर्णय अपना आप में मैं समझता हूँ एक कमिटमेंट निभाना, पब्लिकली सरकार के साथ में जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उनको एक मैसेज देना कि सरकार का जो घोषणा पत्र है, जब चुनाव जीत के आए थे, वादे किए थे, वो हमारी प्रायोरिटी रहेगी। और मुझे खुशी है कि उसी रूप में तमाम कलेक्टर से लगा करके ब्यूरोक्रेसी के पास में मैनिफेस्टो की कॉपी पहुंची, कम पड़ गई तो प्रिंट हुई और वहाँ पहुंची। इस रूप में काम की शुरुआत हुई। वही परंपरा हमने दूसरी बार जब सरकार बनी तब भी की और इस बार भी निभाई हम लोगों ने। और मेरा मानना है कि ऐसी परंपराएं पूरे देश में हर राज्य में होनी चाहिए, जिससे कम से कम अधिकारीगणों को भी, जनप्रतिनिधियों को रहे कि जो वादे हमने किए उसको हम खुद याद दिलाएं, पब्लिक को याद भी दिलाएं और काम भी करें। इस रूप में हमने शुरुआत करी थी। और अभी मालूम है कि जो वादे किए गए उन करीब 50% वादे हमने पूरे किए कम अरसे के अंदर, 2 साल के अंदर। जबकि 2 साल के अंदर 6-7 महीने तो आपके बार बार कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। मार्च अप्रैल से कोविड-19 चल रहा है, लॉकडाउन था,
उसके बावजूद भी प्रयास किए गए और इसी कारण संभव हुआ कि हम लोग करीब 50% वादे पूरे करने में कामयाब हो गए। आज भी बड़ी संख्या में जो ये लोकार्पण शिलान्यास शुभारंभ हो रहा है, ये भी मैं समझता हूँ कि पहली बार प्रोग्राम हुआ होगा ऐसा कि जिसमें आप देख रहे हैं कि एक साथ में एक कितने मेरे 1200 के आसपास होंगे, 1362 कार्य की संख्या है आज, जो आज शिलान्यास भी और लोकार्पण भी हुआ। ज्यादा उसमें लोकार्पण है, इसका मतलब कि काम पूरे हो गए, उसके बाद में ये आज लोकार्पण हो रहे हैं। इस प्रकार से कोविड की स्थिति ऐसी बनी है जिसने हमें थोड़ा हिला के रख दिया, सब राज्यों को, केंद्र को भी। रेवेन्यू की स्थिति क्या मालूम है, केंद्र की स्थिति तो और भी बहुत बदतर होती जा रही है, क्योंकि अभी पिछली बार फिगर आए थे -23% जीडीपी का। ऐसा आज तक इतिहास में आजादी के बाद कभी नहीं हुआ। और चिंता पूरे देश को है, देशवासियों को है कि आने वाले वक्त में देश की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जाएगी। मेरे कोविड के बारे में किसी को नहीं मालूम है कि कोविड का मिजाज, कोरोना का मिजाज क्या रहेगा आने वाले वक्त के अंदर। वैक्सीन भी आ रही है, वैक्सीन कितनी उपयोगी होगी, कितने लंबे समय तक इफेक्ट रहेगा उसका, इस पर भी किसी को कोई मालूम नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। हमारे मुल्क में करीब 1.5 लाख लोग मारे गए हैं। जो विकसित राष्ट्र है वहाँ तो आप देख रहे हो कि विकसित राष्ट्र होने के बावजूद भी, चाहे वो इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, इटली हो, जर्मनी हो, स्पेन हो, फ्रांस हो, कई जगह दूसरी बार लॉकडाउन लग रहा है, तीसरी बार लग रहा है। तो ये लॉकडाउन ने जिस प्रकार से और जिस प्रकार से कोरोना ने जो अर्थव्यवस्था को जो ध्वस्त किया है पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, हम कई बार कहते हैं कि केंद्र के पास जो शक्ति हैं नोट छापने की भी और आरबीआई से व्यवस्था करने की, राज्यों के पास वो शक्ति नहीं होती है। तो केंद्र सरकारों को चाहिए, केंद्र सरकार को चाहिए कि आगे आगे राज्यों की मदद करे, क्योंकि असली लड़ाई राज्य लड़ती है कोरोना के लिए। इस प्रकार मृत्यु दर कम से कम रहे, रिकवरी रेट बहुत कम रहे, टेस्ट अधिक से अधिक हम करें। ये कोई कम बात नहीं कि एक उदाहरण के रूप में कि हमने 0 से शुरू किया। हमारे टेस्ट करने के लिए पूना दिल्ली भेजते थे सैंपल, आज 60,000 सैंपल प्रतिदिन करने की कैपेसिटी यहाँ पे पैदा हो गई। आप सोच सकते हैं कि चाहे वेंटिलेटर हो, चाहे आईसीयू हो, सब में हम लोगों ने शानदार व्यवस्था करी। और उसकी देश में भी और देश के बाहर भी भीलवाड़ा मॉडल हो या हमारी व्यवस्था, उसके बारे में चर्चा होती रहती है। जितनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है हमारे हेल्थ सेक्रेटरी के साथ में या सीएस के साथ में, कैबिनेट सेक्रेटरी की या हेल्थ सेक्रेटरी की या प्राइम मिनिस्टर के साथ में, हम सब मुख्यमंत्रियों की, तो राजस्थान की चर्चा होती है। और ये कहा जाता है कि राजस्थान का ये जो मॉडल है वो तो दूसरे राज्यों में जाना चाहिए। तो हमने इसमें कोई कमी नहीं रखी। पर जो हालात है उसमें मैंने कहा आपको कि पिछला बजट जो हमने पास किया, उम्मीद थी कि हम लोग उसको इस बार संकल्प के पूरा करेंगे। उसमें भी हमारी प्रायोरिटी बदलनी पड़ रही है, क्योंकि आपके पास रेवेन्यू की जो प्रॉब्लम पैदा हुई है वो एक चुनौती हो गई है। वित्तीय प्रबंधन शानदार करना चाहते हैं, मित्रता रखना चाहते हैं। ये 2 साल के सेलिब्रेशन भी मैं समझता हूँ मित्रता के साथ में आज ये मनाया जाएगा। इस रूप में हम लोग चाहते हैं कि एक बार किसी रूप में कब ये कोरोना समाप्त होगा,
उसको देखते हुए हम अपनी तैयारी करें। अभी अगर वैक्सीन आ रही है तो सरकार ने पूरी तरह तैयारी कर रखी है। वैक्सीन आए तो किस प्रकार जो गाइडलाइन बनेगी भारत सरकार की और राज्य सरकार की, उसके अकॉर्डिंग तो हम लोगों को उसमें राहत पहुंचाएं। और साथ साथ में जो अनलॉक हुआ है उसके बाद में वापिस उद्योग धंधे शुरू हुए हैं, मजदूर आने लगे हैं, जिनकी हमने बहुत सेवा करी थी। राजस्थान वो राज्य है जहाँ की बसें कलकत्ता और आसाम तक गई थी, यूपी तक गई थी, मध्य प्रदेश तक गई थी, महाराष्ट्र तक गई थी। और राजस्थान में एक भी मजदूर को तकलीफ नहीं हुई। उन्हें उनके लिए कैंप भी खोले, खाने पीने की व्यवस्था करी और किसी रूप में वो टाइम निकल जाए। राजस्थान रोडवेज ने बहुत शानदार काम किया और उसी रूप में लोगों को लाया गया, ले जाया गया। रेलगाड़ी के अंदर भी हमने पूरी तरह प्रायोरिटी से हमने मांग भी करी, रेल चलानी पड़ी केंद्र को, और हम लोगों ने लाखों लोगों को उसके अंदर भी भेजने का काम किया। कोई कमी नहीं रही। पर अब जो स्थिति है उसमें हम लोग चाहते हैं कि समस्या कई तरह की है, और हम चाहेंगे कि राजस्थान के चहुमुखी विकास जो हमने वादे किए जनता से, उसके आधार पर चाहे पानी की योजनाएं हो, चाहे बिजली की योजनाएं हो। आपको बताई गई अभी पिछली बार जब सरकार बनी थी तो सरकार बनते ही मैंने 2 सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट सैंक्शन किए थे, एक सूरतगढ़ के अंदर, एक छबड़ा के अंदर। सरकार बाद में बदल गई, अब जाके वहाँ पर हम लोगों ने एक यूनिट बन चुकी थी, एक बनी छबड़ा के दूसरी, और अब जाके आज हमने सूरतगढ़ की जो इकाई है साथ में, उसको हमने शुभारंभ किया है और मार्च में की गई और आएगी। वो सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट देश के अंदर आधुनिक सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट लगे थे उस वक्त में जब हमने 2 मंजूर किए थे। तो ये 660 2 इकाई होती है इसके अंदर, 1320 मेगावाट होती है। इतने बड़े काम हम लोगों ने टाइमली फैसले करने का परिणाम है, हम उसमें काम में हो पाएंगे। हालांकि भारत सरकार की जो कंपनी है वो डिले कर रही उल्टा। पर जिस प्रकार से संभावना राजस्थान के अंदर है, राजस्थान वो राजस्थान नहीं रहा जो आज़ादी के वक्त में था। जहाँ सिर्फ 13 मेगावाट बिजली बनती थी, यहाँ पर राजा महाराजाओं के महलों में टिमटिमाती थी। अब तो 22-23 हजार मेगावाट बिजली बन रही। सोलर की क्रांति हो रही है। विंड का मैंने 2 मेगावाट शुरू किया था 20 साल पहले जैसलमेर के अंदर, आज करीब 4,500 मेगावाट बिजली बन रही है विंड से। सोलर से 2-2,500 मेगावाट से ज़्यादा बनने लग गई है। आने वाले वक्त में 30,000 मेगावाट का प्लान बना रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से अभी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैंने भाग लिया था उसके अंदर। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में सोलर पावर को लेके जो माहौल बन रहा है उसका सबसे अधिक फायदा मिलेगा देश के अंदर, तो राजस्थान को मिलेगा। इन्वेस्टर यहाँ आएंगे क्योंकि सूर्य की जो ग्रेविटी है, तीव्रता, सबसे अधिक राजस्थान के अंदर है, राजस्थान के रेगिस्तान के अंदर है। तो अपार संभावना छिपी पड़ी है, उस पर हमारा ध्यान है। बायोगैस भी 100-150 मेगावाट बनी है, विंड का मैंने आपको बताया। तो आने वाले वक्त में पावर की कोई कमी नहीं रहने वाली, जो हमने काफ़ी लंबे अरसे से भुगती है, किसान ने भुगती है, उनको पूरी बिजली मिलती नहीं थी, आज वो स्थिति नहीं रही है। अब तो दिन को बिजली देने की भी 15 जिले में हमने शुरू कर दी है। बाकी जिले में 1-2 साल के अंदर स्थिति बन जाएगी कि रात को बिजली देनी नहीं पड़ेगी। तो तमाम तरीके से हम लोग पावर सेक्टर में भी काफ़ी हमने हासिल की उपलब्धियाँ। और उसी प्रकार से पानी की योजना, पीने के पानी की, आज भी जो हर घर नल लगाने की बात भारत सरकार ने भी करी है, हमने टॉप प्रायोरिटी दी उसको। उसी रूप में हम लोग गाँव में, ढाणियों तक में हम लोग चाहते हैं जैसे बिजली पहुँच रही ढाणियों में, उसी ढंग से पानी के नल पहुँचे।
तो बड़े रूप में इस प्रोजेक्ट को हाथ में लिया गया है। कहाँ सोर्स पानी का मिलेगा, ट्यूबवेल के माध्यम से या तालाब के माध्यम से, कोई बावड़ियों के माध्यम से, वो सब देखने के बाद है। तो पूरी मास्टर प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं उसके अंदर भी। शिक्षा के क्षेत्र में हम देखा, मैंने कहा आपको कि आज वो स्थिति बिल्कुल बदल गई है। कहाँ तो जो पंडित नेहरू ने आज़ादी के बाद में शुरू की थी संस्थान, उनकी दूरदृष्टि थी। उस वक्त उन्होंने IIT, IIM, एम्स की स्थापना कर दी, बामा एटॉमिक एनर्जी की स्थापना कर दी। पर जो सिलसिला शुरू उन्होंने किया, जो नींव उन्होंने रखी, उसके कारण से आज पिछले 60-70 साल में पूरे देश में जाल बिछ गया। एम्स भी के आ गई, IITs, IIM की संस्थाएं की शुरुआत हुई। राजस्थान में एक भी संस्था नहीं थी, और IIT भी यहाँ पर है जोधपुर के अंदर, IIM उदयपुर के अंदर, IIIT कोटा के अंदर। प्राइवेट सेक्टर में जयपुर में IIIT बन गई LN मित्तल के माध्यम से। एम्स आ गया। बाकी विश्वविद्यालय भी, चाहे वो पत्रकारिता का हो हृदय जोशी के नाम से, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से लॉ यूनिवर्सिटी हो, ये हमारे पिछले कार्यकाल में हमने बनाए थे। दुर्भाग्य से सरकार बदलते उनको बंद कर दिया था। जो समझ के परे है कि आज तक विश्वविद्यालय कोई बनने के बाद में बंद हुआ ही नहीं देश के अंदर, तो पहली बार बंद भी हुए, वो भी समय हमने देखा। वापस हमने शुरू किया उनको भी। आयुर्वेद यूनिवर्सिटी बन गई राजस्थान के अंदर। आयुर्वेद संस्थान को अभी प्रधानमंत्री जी ने दर्जा दिया विश्वविद्यालय का, डीम्ड यूनिवर्सिटी का। अभी महीने भर पहले ही VC के माध्यम से हम लोग जुड़े थे। जो जयपुर में संस्थान है, पुराना संस्थान है, मानव संस्थान है। संस्कृत यूनिवर्सिटी हम लोगों ने बनाई। आयुर्वेद यूनिवर्सिटी बन गई जोधपुर के अंदर। तो चारों ओर से मैं समझता हूँ कि शिक्षा के अंदर भी, उस शिक्षा के अंदर भी हम लोगों ने एक स्तर प्राप्त कर लिया है। आपको याद होगा कि पहले प्राइवेट बच्चे जाते थे पूना, कर्नाटका, महाराष्ट्र पढ़ने के लिए। जब से हम लोगों ने नीतिगत निर्णय किया, अब तो 22 साल हो गए, तब से आज इतनी संस्थाएं खुल गई है यहाँ पर राजस्थान के अंदर। मेडिकल्स, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, हर तरह की संस्था खुल गई। जाने की जरूरत नहीं बच्चों को। वो सिलसिला आगे बढ़ रहा है। अभी इसलिए मैंने लगभग 80 कॉलेजेस पिछले 2 बजट में मैंने घोषणा करी है। उससे अंदाज कर सकते हैं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हम चाहते हैं हमारे यहाँ का मानव संसाधन, चाहे वो IT सेक्टर हो, चाहे वो मेडिकल सेक्टर हो, चाहे कोई सेक्टर हो, मैनेजमेंट का सेक्टर हो, हम लोग भी आगे बढ़ें, जिससे कि मानव संसाधन यहाँ हमें खुद को मिले, हमारा अपना। और जो संभावनाएं छिपी हुई है, जो प्रतिभा हमारे यहाँ की है, उनको राजस्थान के विकास में भागीदारी निभाने का अवसर मिले। इसी रूप में हम चाहेंगे कि राजस्थान चौमुखी प्रगति करे। उसी रूप में हमारी योजना बने हर विभाग की। उसी रूप में जो ईस्टर्न कैनाल की बात की थी, पिछली गवर्नमेंट ने करी थी, अच्छा प्रस्ताव हो। 13 जिले के अंदर नहर के माध्यम से पानी आए, सिंचाई के लिए भी, पीने के पानी के लिए भी। वो योजना प्राइम मिनिस्टर जब आए थे मोदी जी, तब यहाँ पर घोषणा करी पिछले बार चुनाव के वक्त में, इसको हम राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देंगे। वो दर्जा मिलेगा तो ही वो संभव होगा। इतना बड़ा प्रोजेक्ट वो है, 25-30 हज़ार करोड़ का प्रोजेक्ट हो सकता है, और बढ़ते जाएगी एस्केलेशन के साथ में। हम बार बार उनसे पत्र लिख रहे हैं, माध्यम से मांग कर रहे हैं, उनको वादा याद दिला रहे हैं। आप अपना वादा निभाइएगा, जो पब्लिक आपने अजमेर में किया था और जयपुर में किया था। वादा वादा ही होता है, और वही प्राइम मिनिस्टर के मुंह से, कोई कम बात नहीं है। हम चाहेंगे कि हम दबाव बनाए रखें, 13 जिले लाभान्वित हो। आज वो पानी पीने के लिए भी, सिंचाई के लिए भी तरस रहे हैं। वो हमारी टॉप प्रायोरिटी रहेगी। और नेवदा का बांध तो हमने बनाना शुरू कर दिया है स्टेट फंडिंग से।
कोटा जिले के अंदर, वो भी उसका एक पार्ट होगा। जब कभी वो कैनाल का प्रोजेक्ट बनेगा तो कम से कम एक बांध पहले से बना हुआ उनको मिलेगा। उसके माध्यम से चाहते हैं वो पानी बिशलपुर में भी आए, इसदा बांध में जाए, जिससे कि बार बार जो पानी कमी रहती है, इसदा बांध तो बन रहा है बिशलपुर में, उसमें वो कमी नहीं रहे और लोगों को तकलीफ नहीं हो। तमाम तरह की योजनाएं, चाहे वो जल संसाधन की हो, चाहे वो पीएचडी की हो, वो जहन में है, उसी ढंग से काम चल रहे हैं। सड़कों का मामला है, आप जानते हैं कि सड़कों के मामले में कई सड़कें टूट जाती है, बरसात में टूटती है। टाइम पे उनके रिपेयर होते रहे, मेंटेनेंस होती रहे, चौड़ाई सड़कों की बढ़े, सड़कें तो बने तो अच्छी क्वालिटी की बने, कि टूटे नहीं वो। आज के तो 5 साल का, पहले 3 साल का हम लोगों ने किया था सड़कों के लिए क्वालिटी मेंटेन करने के लिए। जब प्रधानमंत्री सड़क योजना आई थी 20 साल पहले, तब बाद में 5 साल का भी गारंटी दी गई, पर फिर भी गारंटी को कोई कई जगह मानते भी नहीं है, पूरी सड़कें टूटी पड़ी रहती है। हम चाहेंगे सड़कों को प्रायोरिटी दें, जिससे कि आने वाले वक्त में जहाँ अच्छा कम्युनिकेशन होता है, अच्छी सड़कें होती है, वहीं ज़्यादा चांस होते हैं इन्वेस्टमेंट आने के भी। हम चाहते राजस्थान का माहौल बना रहे, चाहे वो लेबर के कारण हो, चाहे बिजली के कारण हो उपलब्धता उसकी, चाहे पानी की उपलब्धता हो, अच्छी सड़कें हो, अच्छा कम्युनिकेशन हो, तो स्वतः ही फिर आने की संभावना बढ़ेगी। आज इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही। लॉकडाउन के बाद में जो स्थिति बनी, उसके बाद में अब स्थिति अजीब सी बन गई कि माहौल नहीं बन रहा है। माहौल बनाने की आवश्यकता है, उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। सरकार बनते हम लोगों ने एमएसएमई के जो उद्योग हैं उनके लिए एक ऑर्डिनेंस जारी किया हम लोगों ने, फिर एक्ट बनाया असेंबली के अंदर, जिससे कि जो छोटे उद्योग हैं, मंझोले उद्योग हैं, उनको 3 साल तक सरकार के पास नहीं आना पड़े कोई परमिशन लेने के लिए। पूरे कंट्री में उसको वेलकम किया उस वक्त में, क्योंकि पहला राज्य राजस्थान जिससे एक्ट बनाया है। हम चाहते हैं कि उसी ढंग से लोन देने की बात है, बिना ब्याज लोन देने की बात, किसानों की तरह है। सब तरह की योजना ला रहे हैं, जिससे कि धीरे धीरे छोटे बड़े उद्योग आते आते इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो, कुछ संभावना बनती दिख भी रही है। ये तमाम जो है, चाहे पानी, चाहे बिजली, चाहे शिक्षा, चाहे स्वास्थ्य का आपने देखा, चाहे सड़कें हो, किस प्रकार से हर विभाग में काम उस रूप में हो। और मैं तो चाहूँगा, देखिए बैठे हुए हैं, मैंने पहले कई बार कहा है कि क्यों नहीं हम लोग जो हमारे हजारों कार्यकर्ता गांव-गांव में हैं, वो आपकी योजना को पहुंचाने में इमदाद कर सकते हैं। जो हम फैसले करते हैं, कई बार फैसले गांव तक पहुंचते नहीं हैं, टाइम लगता है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष बनाया था 22 साल पहले, 5 साल निकल गए सरकार के, जिसमें उस वक्त में, बाद में तो ये आयुष्मान भारत भी आ गया है, भामाशाह योजना भी आ गई थी, जिसको हमने मिला करके अब जो आयुष्मान भारत महात्मा गांधी का नाम दिया है। ये गलतफहमी दूर होनी चाहिए कि जो भामाशाह में जो लोग थे उनको अब बीमा नहीं मिल रहा है, वो पूरी संख्या जोड़ दी गई है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी बीमा योजना के अंदर। कई बार शिकायत आती रहती है, संख्या बढ़ गई है। और भारत सरकार जो संख्या निश्चित की हुई है खाद्य सामग्री के खाद्यान्न सुरक्षा के अधिनियम के अंतर्गत, उसके अलावा जो संख्या बढ़ी है उसका खर्चा स्टेट गवर्नमेंट उठा रही, उल्टा हो रहा है, पर वो कम्युनिकेशन के कारण जो बात पहुंचती नहीं। अगर कार्यकर्ता हमारा संकल्प कर लेगा, और वो संकल्प ऐसे नहीं करेगा, मैं आपको अध्यक्ष जी कहना चाहूँगा कि संकल्प तब करेगा तब आप हमारे प्रदेश कांग्रेस के डेलीगेट के हैं, उनके आप अधिवेशन बुलाओ, वहाँ प्रस्ताव पास करो कि सरकार को ये प्रायोरिटी काम करना चाहिए, बिजली में, पानी में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में, कृषि में, पशुपालन में। वो प्रस्ताव पास करें तो ब्यूरोक्रेसी समझ आएगी हमारी
कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो प्रस्ताव पास हुए हैं, अगर हमने नहीं किया तो फिर हमारे बारे में ओपिनियन अच्छी नहीं बनेगी मुख्यमंत्री की। वो और ज़्यादा दिल लगा के काम करेंगे। उन कामों को जो आप प्रस्ताव करोगे उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। और वही काम जब इम्प्लीमेंट होगा तो कार्यकर्ताओं को लगेगा कि जो हमने मांग करी थी, हमारी भावना प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अधिवेशन उठी थी, अखबार में आई थी, वो सघन आज फैसला किया, चाहे वो पेंशन का हो, चाहे वो और कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम का हो, वो फिर उत्साह से गांव में बताएगा देखो हमारी सरकार ने फैसला किया। अभी नहीं बता रहा आप गाँव में, पता ही नहीं उसको। हम फटाफट कैबिनेट फैसले करते जाते हैं, वाह भाई होती है, बहुत बड़े काम हो गए, शानदार काम किए हम लोगों ने, मैनिफेस्टो हमने पूरा कर दिया, पर वो गांव में कहने वाला आपका कार्यकर्ता नहीं होता। क्योंकि हमारा कार्यकर्ता का जो सोच है वो महात्मा गांधी वाली सोच है। जब आज़ादी की जंग के अंदर उनके सानिध्य में लड़ी गई थी तो सोच बन गई पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबू कलाम आज़ाद, अम्बेडकर के जमाने की बातें हैं। तब सोच है सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्गों को साथ लेके चलो, सभी भाषा बोलने वाले हमारे खुद के लोग हैं, अनेकता में एकता वाला मुल्क है। ये सोच करके वो सोच बन गई हमारे कार्यकर्ताओं की। तो जो आरएसएस की सोच है, बीजेपी की सोच है, जिसका पूरा देश भुगत रहा है, लोकतंत्र पता नहीं किस दिशा में जा रहा है, न जुडिशरी न ब्यूरोक्रेसी दबाव में है, चारों ओर से सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, उसके माध्यम से खेल हो रहा है। खुले सरकार बदलने के लिए आह्वान हो रहे हैं। कभी देखा नहीं 70 साल में हमने कि आप चुनी सरकारों को तोड़ने के लिए खुल के आप खुद ही दावा कर रहे हो हम इस काम में लगेंगे, सरकार तोड़ के रहेंगे। ये पहली बार देख रहे हैं। ये तमाशे हो रहे देश के अंदर। कहाँ जा रहा लोकतंत्र है? जुडिशरी दबाव के अंदर है आपके, सीबीआई दबाव में है, इनकम टैक्स दबाव में है, पीएमओ से लिस्ट आती है किसके यहाँ छापे डालने हैं, मॉनिटरिंग वहाँ हो रही है। और गृह मंत्री आप देख रहे हो सरदार पटेल बन रहे हैं। तो हालात बड़े गंभीर है देश के अंदर, बहुत गंभीर है। इसलिए हमें भी, हमारा कल्चर अलग है, हमारा दिल बड़ा दिल है हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं का। हम कभी दुश्मनी नहीं पालते हैं। पिछली गवर्नमेंट कितने लोगों को तंग किया, हमारे लोगों को तंग किया, जेल भेज दिया गई लोगों को। तो ढाईबाजी छाती ठोक के सामने खड़े हो गए, जब बच गए बना इनको ही अंदर भेज देते। कई किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड सौंपे गए हैं। पहले किसान क्रेडिट कार्ड हर कोई किसान को नहीं मिलता था। हमारी सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा देश के हर किसान के लिए उपलब्ध कराने के लिए हमने नियमों में भी बदलाव किया है। अब किसानों को खेती से जुड़े कामों के लिए आसानी से आवश्यक पूंजी मिल रही है। इसमें उन्हें दूसरों से ज्यादा ब्याज पर कर्ज लेने की मजबूरी से भी मुक्ति मिली है। साथियों, आज इस कार्यक्रम में भंडारण, कोल्ड स्टोरेज यानी वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज, इससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य सुविधाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ है। ये बात सही है कि किसान कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन फल, सब्जियां, अनाज, उसका अगर सही भंडारण न हो, सही तरीके से न हो, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। और ये नुकसान सिर्फ किसान का ही नहीं, ये नुकसान
पूरे हिंदुस्तान का होता है। एक अनुमान है कि करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए के फल, सब्जियां और अनाज हर साल इस वजह से बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन पहले इसे लेकर भी बहुत ज्यादा उदासीनता थी। अब हमारी प्राथमिकता भंडारण के नए केंद्र, कोल्ड स्टोरेज का देश में विशाल नेटवर्क और उससे जुड़ा, किसी को नहीं पूछा और एकदम कोविड के अंदर ही आपका शीतकालीन अधिवेशन बुला नहीं रहे हैं और ये कानून पार करने थे। पता नहीं उनका क्या उसमें इंटरेस्ट था ऐसा कि आपने उसके लिए बुलाया, कानून फटाफट पास कर दिए और आज भुगत रहे हैं, वो खुद ही भुगत रहे हैं। तो स्थिति बड़ी नाजुक बनी हुई है। हमें सोचना पड़ेगा कि सोच गलत है। आपने कैप्टन सीएम पंजाब में टाइम मांगा राष्ट्रपति से, टाइम नहीं दिया उनको। हमने टाइम मांगा, मैंने खुद ने टाइम मांगा। हम कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर पंजाब, छत्तीसगढ़, पांडिचेरी के चारों चीफ मिलना चाहते हैं कांग्रेस वाले, कोई टाइम नहीं दिया राष्ट्रपति के यहाँ से। हमने 3 कानून पास किए, वो गवर्नर साहब के अटके पड़े हैं, उनकी क्या मजबूरी है, वो भेज नहीं रहे आगे राष्ट्रपति को। ये जो अप्रोच है इन लोगों की, उसके कारण से ये किसान आंदोलन कर रहे हैं। अगर कैप्टन साहब मिल लेते जाके राष्ट्रपति से, बिल भेज देते सेलेक्ट कमेटी के अंदर, हमने कानून पार किए थे, कई राज्यों ने कानून पार किए, वो कानून चले जाते राष्ट्रपति के यहाँ मंजूर, तो हम जानते उसका क्या होगा। पर कम से कम किसानों को लगता कि जनप्रतिनिधि भावनाओं को सरकार सुन रही है। पार्लियामेंट में मांग उठेगी सैलरी कमी, वहां भेज जाएगा बिल को, तो आज ये स्थिति नहीं बनती, अब विस्तार की भावना पैदा नहीं होती। तो कहने का मतलब कि जो स्थिति बनी है उसमें हमारी सरकार की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम सत्ता में हैं। हमारी पार्टी की जो नीति है, जो कार्यक्रम है, जो सिद्धांत हैं, जो मैं बार बार कहता हूँ महात्मा गांधी के सानिध्य में बने हुए हैं, उसको लेके हमें आगे बढ़ना है। हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, हमारी कोई दुश्मनी किसी से नहीं है। वो लोग दुश्मनी पालते हैं, हमारे संस्कार में दुश्मनी पालना नहीं है। हमारे संस्कार में प्रेम से, मोहब्बत से, भाईचारे से, सद्भावना से सबको साथ लेके चलें और पूरे प्रदेश के चौमुखी विकास हो, कोई भेदभाव नहीं हो। इस रूप में हम चाहते हैं कि काम हो। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो रिफॉर्म हमने किए हैं, जैसे पुलिस के अंदर पूरे कंट्री में कहीं नहीं हुआ कि एफआईआर को कंपल्सरी कर दिया है कि कोई थाने में जाएगा क्या संख्या बढ़ो, एक बार हमारे पर आरोप लगेंगे कि क्राइम बढ़ता जा रहा, परवाह मत करो, संख्या बढ़े तो बढ़ो, पर कम से कम एक फरियादी जाए, उसका बाहर निकाल दो, सुनवाई नहीं करो। कई कारण हो सकते हैं उसके, तो नौबत क्यों आए? कंपल्सरी किया उसको, वो नहीं होगा तो एसपी को करनी पड़ेगी एफआईआर दर्ज। शुरू में मेरे ख्याल से बहुत कम हुई होगी, 50-100 हुई होगी। अब उसके बाद में सब समझ गए, थानेदार भी और एसएचओ भी, तो नौबत ही नहीं आ रही है। और जिस रूप में महिलाओं के ऊपर अत्याचार के लिए अलग से हमने डीओएसपी रैंक के ऑफिसर नियुक्त कर दिए हर जिले के अंदर, जो हीनियस क्राइम है उसके लिए अलग विंग बना दी। और हमने होम मिनिस्टर को लिख के भेजा, गृह मंत्री अमित शाह जी को, कि भाई हमने ये कानून बनाए हैं और ये एफआईआर वाला काम जो है आप पूरे देश में लागू करवाओ। पीएम को हमने लिखा, आज एक फरियादी जाए, आप और हम तो किसी गाने सुनते होंगे, क्या बीती थी उसके ऊपर। अब थाने के अंदर स्वागत कक्ष बन रहे हैं, अलग ही बिल्डिंग बन रही है, उसके लिए कमरे बन रहे हैं, तो उसका फर्क पड़ेगा। जाके आदमी बैठेगा, बातचीत करने का अधिकार तो उसको है, कानून अपना काम करे, पर कोई फरियादी जाए, उसकी बात सुनने का अधिकार, सुनाने का अधिकार उसको है। इस रूप में मैं सोचता हूँ कि
काफ़ी फैसले हमने किए हैं और उसमें मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में हम लोग अवश्य ही कानून व्यवस्था की स्थिति यहाँ पर अच्छी बने। जो घटनाएं दुर्घटनाएं तो पूरे देश में होती है, पर हमारे यहाँ पर जो कार्रवाई होती है, तत्काल कार्रवाई होती है, उसको तुलना करनी पड़ेगी। आप जो क्राइम ब्यूरो है राष्ट्रीय स्तर का, उसने खुद ने लिखा है, क्योंकि जैसे ही वो संख्या बढ़ी और आलोचना करने लगे राजस्थान की, उसका पहला पैराग्राफ ये है, हर राज्य की अलग अलग अप्रोच है। इसलिए इसको मत मानिएगा कि जो क्राइम रेट बढ़ी, राइट रेट की संख्या बढ़ी है, वो संख्या क्यों बढ़ी है, उसके कारण अलग भी हो सकते हैं। खुद ने उन्होंने क्लियर किया है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो हम लोगों ने फैसले किए उसका हम फायदा उठाएं। बाकी तो कोविड के अंदर तो जो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम बनाई हम लोगों ने, 3,500 रुपये दिए गरीबों को। राजस्थान के जो नवाचार थे वो बिल्कुल अलग थे। 3 महीने की पेंशन हमने 80 लाख लोगों को दी थी उस वक्त में। सारी योजनाएं जो बनी हमारे वक्त में, मैं समझता हूँ कि उसका फ़ायदा हम लोग, हमारे यहाँ के लोगों को मिला। और इसी ढंग से हमने जो फैसले किए उसका वेलकम लोगों ने किया। कहने को बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको इतना कहना चाहूँगा, राजस्थान हर सेक्टर में, चाहे शुद्ध का युद्ध हो, उसमें भी हमने काफ़ी दबाव दे करके इसको अभियान को आगे बढ़ाया था। फ्री मेडिसिन की संख्या बढ़ा दी, कैंसर, हार्ट की, सांस रोग की, गुर्दे किडनी की। आज करीब 600 दवाएं, अब 711 दवाएं हो गई है। जांचें 90 हो गई 70 से। तो इस प्रकार से ईपीसी वाले जब आज से मिला इनको, तो अचल संपत्ति की जो शर्त थी वो हटा दी। उस वक्त पे बहुत लोगों ने वेलकम किया उसको, खाली 8 लाख रुपए रखा। तो मैं आपको निवेदन करके अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा कि कृपा करके आने वाले वक्त में हमारे तमाम साथी मंत्रिमंडल के लगातार जो दौरे करने का अपने तय किया है, महीने में 2 दौरे होंगे। और एक कमेटी बनाई गई जो तय करेगी गांव-गांव में दौरे कैसे करें। कलेक्टर, एसडीओ, तहसीलदार, एमएलए, एमपी साथ जाएं, लोगों का दुख दर्द सुने और उनको हल करें। मैं चाहूँगा कि कोरोना कुछ कम खत्म हो जाए। तो जैसे पहले 13 के अंदर धारीवाल जी ने अभियान चलवाया था, प्रशासन शहरों के संग बहुत कामयाब अभियान रहा था उस वक्त में, और प्रशासन गाँव के संग अभियान चले थे। दोनों अभियान हम चाहेंगे कोरोना समाप्त होते ही 2 अभियान हम शुरू करेंगे, जिससे कि गांव-गांव में लोगों को रिलीफ मिल सके, वापस शुरू हो सके। जिनको किसी को पेंशन नहीं मिल रही है, किसी की एज बढ़ गई है, अब वो पेंशन हकदार बन गया है। तो तमाम तरह के जो फैसले करने वो हम चाहेंगे कि थोड़ा इसको, क्योंकि कोरोना ऐसी चीज़ है जिसमें थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। हम लोगों ने खुद में प्रोटोकॉल बना रखा है, कर्फ्यू लगा रखे ये जगह, सोशल डिस्टेंसिंग हमने तय कर रखा है, उसको भी देखना पड़ेगा। और देख करके फिर हम लोगों को इमदाद करनी पड़ेगी। आज मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, मंत्रिमंडल के साथियों को। आप सबके सहयोग से, आप सबकी मेहनत से इस माहौल के अंदर भी जब आप कोरोना आ गया, आचार संहिता लागू होती रही लगातार, तब भी हमारे साथियों ने कमी नहीं रखी। और तमाम अधिकारियों ने सबने मिलकर के जो फैसले किए हैं, उसके कारण आज हम कहने की स्थिति में 50% आधे पूरे हो गए, वरना हम कहने की स्थिति बनते ही नहीं। इसलिए मैं यही बात करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूँ। 25 अप्रैल को हमारे शिक्षा मंत्री याद दिला रहे हैं कि 31,000 की जो भर्ती है, बहुत पॉपुलर डिमांड है बच्चों की, भर्ती 25 अप्रैल को उनका एग्जाम होगा रीट का। ये मैं बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम कल 2 दिन हमारे मंत्रिमंडल के साथी जाएंगे जिलों के अंदर, वहाँ मीटिंग करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे,
उस जिले की उपलब्धियां बताएंगे वहाँ पर। और 25 तारीख को एक हम लोग करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें बाकी बातें जो है उसमें हम लोग बैठ के करेंगे। यही बात कहता हूँ, मैं आप तमाम सब साथियों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।